नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.आर. टंडन, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस विभाग, शासकीय राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय कवर्धा। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का परिचय पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण कमांड्स जैसे कि डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना और अन्य क्रिएट कमांड जिसमें शामिल थे व्यू, सीक्वेंस क्रिएट करना, लोकेशन क्रिएट करना, साथ ही साथ हमने देखा टेबल को ड्रॉप करना, डेटाबेस को ड्रॉप करना, टेबल को अल्टर करना, डेटाबेस इंडेक्स और व्यू को अल्टर करना एवं टेबल को ट्रंकेट करना इत्यादि कमांड्स को शामिल किया गया था। इस व्याख्यान में शामिल किए जाने वाले विषय वस्तु जिसमें मुख्य रूप से डेटा सॉर्टिंग और एग्रीगेटिंग फंक्शन के बारे में व्याख्यान में शामिल करेंगे एवं ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। डेटा सॉर्टिंग, अगर हम डेटा सॉर्टिंग की बात करें तो डेटा सॉर्टिंग कोई ऐसी प्रक्रिया जिसमें डेटा को उचित क्रम में व्यवस्थित करना ताकि इसे समझने में, विश्लेषण करने में और इसको विजुलाइज करने में सरल और आसान हो सके। शोध डेटा की बात करें डेटा सॉर्टिंग के टर्म्स में तो डेटा सॉर्टिंग जो है शोध डेटा के साथ काम करते समय सॉर्टिंग एक सामान्य विधि है जिसका उपयोग डेटा को ऐसे रूप में विजुलाइज करने के लिए किया जाता है जिसमें डेटा द्वारा बताई जा रही जो मुख्य कहानी है वो आसानी से उपयोगकर्ता को समझ में आ जाए। डेटा को आमतौर पर वास्तविक मूल्यों, गणनाओं या प्रतिशत के आधार पर या तो हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हैं ताकि उपयोगकर्ता को उन डेटाओं को आसानी से समझ आ सके। आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमने कंट्री और पॉपुलेशन के हिसाब से डेटा को अरेंज किया हुआ है। एक टेबल में जो बाईं ओर है उसमें आप देख सकते हैं कंट्री है और उसके पॉपुलेशन है जो कि सॉर्टिंग का विधि का उसमें प्रयोग नहीं हुआ है। और बाईं ओर दाईं ओर आप देख सकते हैं कि जो डेटा को हमने कंट्री वाइज अरेंज तो किया है लेकिन हमने उसमें जो पॉपुलेशन वाला जो डेटा है, रिकॉर्ड है, उसको हम बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में हमने अरेंज कर दिया है। इस कारण से उस डेटा को हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोई उपयोगकर्ता बोलता है, पूछता है कि कौन से देश की पॉपुलेशन संख्या है तो हम उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आसानी से इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ऑर्डर्ड बाय क्लॉज, एसक्यूएल में ऑर्डर्ड बाय क्लॉज डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एसक्यूएल क्वेरी को परिणामों को एक लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करने में मदद करता है और रुझानों और पैटर्न की कुशल पहचान को सक्षम बनाता है। ऑर्डर्ड बाय कीवर्ड का उपयोग करके परिणाम सेट को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। ऑर्डर्ड बाय क्लास को संपादित करने के लिए निम्नलिखित क्वेरी सिंटैक्स का प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो एसक्यूएल कमांड है उसके लिए सेलेक्ट कॉलम 1, आप जितने भी कॉलम जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम, जिस भी नाम से आपने टेबल बनाया हुआ है, ऑर्डर्ड बाय क्लॉज आपने लगाया है और कॉलम 1 या कॉलम 2, उसके बाद हमारा जो कीवर्ड है ASC और DESC। ASC जो कीवर्ड है वो डेटा को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाने के लिए DESC दोनों में से किसी एक कमांड का आप अपने जो भी क्वेरी आप संपादित करना चाहते हैं वहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑर्डर्ड बाय कीवर्ड डिफ़ॉल्ट रूप से अगर देखा जाए तो जो भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे उसको आरोही क्रम में क्रमबद्ध करता है। अगर आप उसको अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करना चाहते हैं तो आप उसके जगह में DESC डिसेंडिंग ऑर्डर्ड कीवर्ड का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल नेम है जिसका नाम प्रोडक्ट है, से ऑर्डर्ड बाय क्लास का उपयोग करके डेटा को हमको क्रमबद्ध किया जाना है। तो इसके लिए हम जो एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल नेम ऑर्डर्ड बाय क्लॉज का उपयोग करके डेटा को हम चाहते हैं कि जो प्राइस फील्ड था हमारे टेबल में उसको हम अरेंज करना चाहते हैं, बढ़ते क्रम में सूचीबद्ध करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास एसक्यूएल क्वेरी है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर्ड बाय क्लॉज प्राइस ASC। तो यहाँ पे हमारा टेबल में प्राइस नाम का एक कॉलम है, उसको हम बढ़ते क्रम में अरेंज करना चाहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है प्राइस फील्ड का वो एक बढ़ते क्रम में सबसे जो कम मान का डेटा है वो है, उसके बाद उसके मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसी क्रम में हमने डेटा को व्यवस्थित किया हुआ है। दूसरा उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि
डेटा जो हमारे पास है उसको हम किसी न्यूमेरिक डेटा के अलावा हम उसको अल्फ़ाबेटिकल क्रम में भी सूचीबद्ध कर सकते हैं। तो इसके जगह जो हमारा जो टेबल है प्रोडक्ट नाम से, उसमें फिर से हम क्वेरी को रन करेंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक जो फ्रॉम टेबल का नाम है, ऑर्डर्ड बाय क्लॉज का उपयोग करेंगे, और जो हमारा फील्ड नेम है प्रोडक्ट नेम, उसमें हम पुनः ASC यानी कि असेंडिंग ऑर्डर जो कीवर्ड है उसका प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हमारा जो डेटा है आप देख सकते हैं, जो प्रोडक्ट नेम है वो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यानी कि A से लेकर के Z के क्रम में जो भी डेटाएं होते हैं वो उस ऑर्डर में सूचीबद्ध हो चुका है। तीसरा उदाहरण है, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि कस्टमर जो टेबल है, एक और अन्य उदाहरण से हम समझेंगे। एक साथ दो अलग अलग कॉलम को अगर हमको सूचीबद्ध करना है तो उसके लिए हम इस तरीके से क्वेरी लिखेंगे कि हम पहले टेबल का जो फील्ड है, जिस फील्ड को हमको सूचीबद्ध करना है, तो इसमें हम देख सकेंगे कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, जो कि कस्टमर नाम का एक टेबल है हमारे पास, ऑर्डर्ड बाय क्लॉज का हमने प्रयोग किया है। कंट्री को हम चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हो, और जो कस्टमर का जो नेम फील्ड है वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो इस तरीके से इस क्वेरी को रन करते हैं तो हमारा जो कंट्री का नाम है और जो कस्टमर का नाम है वो एक व्यवस्थित क्रम में सूचीबद्ध हो जाता है। डेटा एग्रीगेटिंग फंक्शन जो कि एक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम डेटा को एकत्र करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं, और उसके बाद हम एग्रीगेशन फंक्शन का प्रयोग करके डेटा से हम एक सारांश डेटा या यूँ कहें समरी डेटा को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये है आपका डेटा एग्रीगेटिंग। SQL एग्रीगेशन फंक्शन का उपयोग किसी तालिका के एकल स्तंभ की कई पंक्तियों पर गणना करने के लिए किया जाता है। SQL जो एग्रीगेशन फंक्शन है वो एकल मान लौटाता है। इसका उपयोग डेटा को सारांशित करने के लिए भी किया जाता है। समरी के फॉर्म पे अगर आप डेटा को अरेंज करना चाहते हैं तो उन जगहों पे हम डेटा एग्रीगेशन फंक्शन का प्रयोग करेंगे। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें मुख्य रूप से एग्रीगेशन फंक्शन के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं उसमें सबसे प्रथम है काउंट, मैक्स, मीन, सम और एवरेज। काउंट जो एग्रीगेशन फंक्शन है जिसमें हम वो टेबल के जितने भी वैल्यूज़ हैं उस पर्टिकुलर स्तंभ में उसके मान को काउंट करके, मैक्स नाम का जो फंक्शन है वो अधिकतम मान को, उसी तरीके से मिनिमम जो फंक्शन है वो मिनिमम मान को उस पर्टिकुलर स्तंभ के आपको रिटर्न करता है। सम है जो उस फील्ड को, उस कॉलम वैल्यू को पूरा आपको जोड़ के प्रदर्शित करेगा, और एवरेज जो है उन मानों को एवरेज रूप में व्यक्त करता है। आइए हम इन सभी एग्रीगेशन फंक्शन को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप बाय स्टेटमेंट का इस्तेमाल या एक से अधिक कॉलम के आधार पर रिकॉर्ड्स ग्रुप्ड करके रिट्राई किया जाता है, डेटा को निकाला जाता है। सेलेक्ट स्टेटमेंट पर एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक टेबल नाम है जिसका नाम है कस्टमर में एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय जो क्लॉज है दोनों का प्रयोग किया जाना है। निम्नलिखित SQL कथन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक देश में ग्राहकों की संख्या को हमको सूचीबद्ध करना है, तो इसके लिए हम एग्रीगेशन फंक्शन जिसका नाम काउंट है उसका प्रयोग करेंगे। इसका जो काउंट जो एग्रीगेशन फंक्शन है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके लिए जो सिंटैक्स है, जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस में उस कमांड को रन करने के लिए, उसके लिए हमें निम्न जो दिए गए तरीका है उसका प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे जो कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का भाग है। उसके बाद हमने प्रयोग किया है काउंट जो एग्रीगेशन फंक्शन है, उसमें हमने पास किया है कस्टमर आईडी को। उस कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी नाम का एक पंक्ति है उसको हमने वहाँ पे पास किया है। उसके बाद कंट्री का नाम है फ्रॉम कस्टमर्स, जो आपका टेबल का नाम है। हमको ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ करना है, क्लॉज यूज़ करना है कंट्री में। तो इस तरीके से आपका जो जितने भी उस कस्टमर टेबल में जो कंट्री फील्ड में टोटल कंट्रीज़ हैं उसका सूचीबद्ध डेटा हमको मिल जाएगा। इस क्वेरी को रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका SQL क्वेरी रन हुआ उसके पश्चात हमें रिजल्ट जो मिला है टोटल काउंट जो है कंट्री के आपके इस तरीके से प्रदर्शित हो रहा है। ग्रुप बाय एग्रीगेशन फंक्शन और ऑर्डर्ड बाय क्लास का हम एक साथ उपयोग कर सकते हैं। पिछले में हमने सिर्फ ग्रुप बाय जो
एसक्यूएल क्लॉज है उसका उपयोग किया था। इसमें हम देख सकते हैं कि हम कस्टमर जो आईडी है उसको हमको काउंट करना है एग्रीगेशन का फंक्शन का प्रयोग करके। तो पुनः हमने कस्टमर टेबल से ग्रुप बाय करना है हमें कंट्री जो फील्ड नाम से, और ऑर्डर्ड बाय काउंट करना है हमको कस्टमर आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर पे। तो इस जो एसक्यूएल क्वेरी है इसका उपयोग करके हम इन दोनों एग्रीगेशन फंक्शन के साथ साथ ऑर्डर्ड बाय क्लास का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आपका एसक्यूएल क्वेरी रन होने के पश्चात आपका जो परिणाम है इस तरीके से आपको प्रदर्शित होगा। इसके बाद हमारा जो अगला जो एग्रीगेशन फंक्शन है उसका नाम है मिनिमम एग्रीगेशन फंक्शन। इस फंक्शन का जो मुख्य उपयोग है वो यह है कि जो भी आप कॉलम का चयन करेंगे उस कॉलम में उपस्थित मानों में से जो सबसे कम मान होगा, सबसे मिनिमम मान जो होगा उसको यह लौटाता है। और इसका जो सिंटैक्स है सेलेक्ट मिन कीवर्ड है और उसमें हम उस फील्ड को सप्लाई करेंगे, पास करेंगे, और हमको उसके बाद फ्रॉम प्रोडक्ट्स जो कि जो प्राइस नाम का जो पंक्ति या कॉलम है वो आपके प्रोडक्ट नाम के टेबल्स में निर्धारित है। वहाँ से हम इस एग्रीगेशन फंक्शन का उपयोग करके हम वहाँ से मान को सेलेक्ट कर सकते हैं और ये सबसे मिनिमम मान को हमें एज अ रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करेगा। तो जैसे कि हम इस एसक्यूएल क्वेरी को रन करते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं उस जो प्राइस जो कॉलम फील्ड था उसमें से सबसे मिनिमम मान जो है हमको यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। इसके बाद जो अगला एसक्यूएल जो एग्रीगेशन फंक्शन है इसका नाम है मैक्स। मैक्स फंक्शन जो है इसका काम जो है जस्ट मिनिमम जो फंक्शन था उसके विपरीत है। जिस तरीके से मिनिमम फंक्शन जो है सबसे मिनिमम मान को लौटाता है उस पर्टिकुलर कॉलम का, जबकि मैक्स फंक्शन जो है उस कॉलम का सबसे अधिकतम मान को लौटाता है या रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करता है। इसका भी जो सिंटैक्स है उसी के तरीके से है, बस यहाँ पे अंतर ये है कि हम वहाँ पे मिनिमम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं उसके स्थान पर हम इस क्वेरी में सेलेक्ट मैक्स और उस पर्टिकुलर पंक्ति या कॉलम का नाम जिसका हमको रिजल्ट को प्राप्त करना है, और उसके बाद हम उस टेबल का नाम लिखते हैं जहाँ पे हमारा प्राइस नाम का जो कॉलम है परिभाषित किया गया है। उसके मानों में से हमको सबसे अधिकतम मान को अगर हम चाहते हैं तो इस फंक्शन का हम उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एसक्यूएल क्वेरी को रन करने के पश्चात हमें इस तरीके से रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। जो अधिकतम मान है उस कॉलम में वो हमारे रिजल्ट के रूप में हमें मिल जाएगा। इसके बाद अगला जो एग्रीगेशन फंक्शन है जिसमें महत्वपूर्ण में है उसका नाम है सम फंक्शन। इस फंक्शन का जो मुख्य उपयोग है वो पर्टिकुलर जो कॉलम है उस कॉलम के सभी मान अगर दिए गए हैं उसमें से उसके कुल योग को लौटाता है। इसका भी सिंटैक्स जो है सेलेक्ट सम कीवर्ड यूज़ करते हैं और उस कॉलम नाम को यहाँ पे पास करेंगे जिसके मानों को हमको जोड़ना है या टोटल करना है। तो हम इस तरीके से सिंटैक्स को लिख सकते हैं। उसके बाद हम उस टेबल का नाम लिखते हैं जहाँ पे जो हमारा क्वांटिटी नाम का जो कॉलम है वो परिभाषित किया गया है। इस क्वेरी को रन करने के पश्चात आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। उस कॉलम के पूरे मानों का योग के रूप में आपको प्रदर्शित हो जाएगा रिजल्ट, जिसका उपयोग हम इस पर्टिकुलर सम नाम के एग्रीगेशन फंक्शन का करते हैं। इसके बाद है ग्रुप बाय। आप शर्तें निर्दिष्ट करने के लिए वेयर क्लॉज जोड़ सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि जो भी एग्रीगेशन फंक्शन है जिसका उपयोग आप अपने क्वेरी में कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप डेटा को रिट्राइव करना चाहते हैं, डेटा को आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, उन जगहों पे आप जो एग्रीगेशन फंक्शन है उनके साथ आप वेयर क्लॉज लगा सकते हैं। यानी कि आप कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं अपने एसक्यूएल क्वेरी पे, जिसके माध्यम से जिसका आप चुनाव किए हैं उसी प्रकार का ही डेटा आपको आपके परिणाम के रूप में प्रदर्शित होगा। तो इस क्वेरी में हम देख सकते हैं अगर हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं तो उसका जो सिंटैक्स है कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें हमको सबसे पहले सेलेक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। उसके बाद सम हमारा जो कि एग्रीगेशन फंक्शन है उसमें हम उस कॉलम को पास करेंगे जिसका नाम हमारे इस पर्टिकुलर उदाहरण में हमने क्वांटिटी लिया हुआ है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास ऑर्डर्ड बाय करके एक टेबल है और उसके बाद हम दे रहे हैं वेयर क्लॉज में, जहाँ पे हमने लिया हुआ है
प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट आईडी हमारे पास जो कि ऑर्डर्ड बाय टेबल है, उसमें एक कॉलम का नाम है और उसका मान हमने यहाँ पे दिया हुआ है 11। तो इस प्रकार अगर हम दिए गए क्वेरी को रन करते हैं तो हमें इस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त होगा। वो वेयर क्लॉज जो है उस निर्धारित प्रोडक्ट आईडी से जिस भी वैल्यू जो कि उससे मैच करेगा वो परिणाम ही हमको रिजल्ट के रूप में हमारे एसक्यूएल विंडो पे यानी कि परिणाम विंडो पे हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चाहते हैं उपनाम के लिए, अगर हम चाहते हैं कि एसक्यूएल कमांड का जब हम रन करें तो दिए गए कॉलम के नाम को रिजल्ट के रूप में हम उसको उपनाम के माध्यम से जानना चाहते हैं या उसमें जोड़ना चाहते हैं कि जो सारांशित कॉलम हम जो रिजल्ट के रूप में लेके आएंगे वो एक उपनाम के माध्यम से आए, तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से सिंटैक्स का उपयोग करेंगे। इसके लिए हमें जो एसक्यूएल क्वेरी लिखना है उसका जो तरीका इस तरीके से है, सेलेक्ट कीवर्ड पुनः हमें लिखना होगा, उस एग्रीगेशन फंक्शन का नाम लिखना होगा, उसके बाद उस स्तंभ का नाम लिखना पड़ेगा जिसका हमको रिजल्ट को एग्रीगेट करना है, यानी कि यहाँ इस परिस्थिति में हमारे पास सम नाम का एग्रीगेशन फंक्शन है उसको जोड़ना है। हम चाहते हैं कि जो हमारा जो क्वांटिटी जो स्तंभ है उसका जो परिणाम है हमें कुछ इस तरीके से मिले कि टोटल जो सम है उसके जगह में हम टोटल जो एक उपनाम प्रदर्शित करना चाहते हैं कि सम ना हो करके वो एक टोटल मान को जोड़े और उसके बाद टोटल उसके बाद पुनः जो मान है उसको हमें प्रदर्शित करे। तो इस तरीके से हम उस पर्टिकुलर जो स्तंभ है उसके मान को उपनाम के माध्यम से रख सकते हैं, जिसको हम आगे एलियास के रूप में भी जानेंगे। उस नाम को सम ना बोल के हम टोटल के रूप में जान सकते हैं। इस क्वेरी को रन करने के पश्चात हमें जो रिजल्ट है कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं कि क्वेरी हमने रन किया तो जो रिजल्ट है टोटल रिकॉर्ड है वो हमें टोटल करके उस पूरे मानों का योग को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद जो अगला एग्रीगेशन फंक्शन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग हम जो भी संख्यात्मक मान है उस कॉलम का उसको औसत मान के रूप में हमें लौटाता है। और इस एग्रीगेशन फंक्शन का जो एक शर्त है वो यह है कि ये नल वैल्यूज़ जो होते हैं हमारे कॉलम पे उनको ये इग्नोर करता है, उसको यूज़ नहीं करता है। इसका जो हमारे पास जो मुख्य जो स्ट्रक्चर है या यूँ कहें इसका जो सिंटैक्स है कुछ इस तरीके से है। हम सबसे पहले सेलेक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद एवीजी जो कि इस एग्रीगेशन फंक्शन का कीवर्ड है उसमें हम उस कॉलम को पास करेंगे जिसका हमको औसत मान के रूप में प्रदर्शन करना है। तो हम उस टेबल का नाम लिखेंगे जिस टेबल में हमारा जो कॉलम का नाम है परिभाषित किया गया है, जो कि स्कीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। ये काम हम सबसे पहले जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उस समय पे हम इन सभी चीज़ों का वर्णन करते हैं। हम पिछले जो व्याख्यान थे उसमें इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी है। तो हम उस टेबल का नाम लिखें, उसके बाद इस क्वेरी को जब हम रन करेंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा वो इस तरीके से मिलेगा कि उस जितने भी उस पर्टिकुलर कॉलम पे परिणाम रिजल्ट्स थे उसका जो है औसत मान को हमें रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करेगा। इसके बाद है हम अगर चाहते हैं एग्रीगेटर जो फंक्शन है हमारा उसमें हम कुछ कंडीशन देना चाहते हैं, जैसे कि हमने पिछले जो एसक्यूएल कमांड पे एग्रीगेशन फंक्शन के साथ हमने देखा, तो वो काम हम इस शर्त में भी कर सकते हैं। इस एग्रीगेट जो एवरेज नाम का एग्रीगेशन फंक्शन है उसमें भी हम जोड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज का प्रयोग एग्रीगेट जो एवरेज नाम का एग्रीगेट फंक्शन है उसमें भी किया हुआ है। इसका जो सिंटैक्स है पुनः उसी तरीके से है। आपको जो एग्रीगेट फंक्शन के माध्यम से जो औसत मान निकालना होता है उसका तो प्रयोग करते ही हैं, साथ ही साथ हम इसमें वेयर क्लॉज लगाए हैं जहां पे हमने दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर हमारे पास एक कैटेगरी आईडी नाम से एक कॉलम है जिसमें हमने शर्त दिया है उसकी वैल्यू अगर 1 होती है तभी वो उस तरीके के ही परिणाम को हमको औसत करके दिखाए। तो हम देख सकते हैं कि वो जितने भी परिणाम जिसमें कैटेगरी आईडी 1 था उन सभी के परिणामों को औसत के रूप में यहाँ पे इस तरीके से प्रदर्शित किया है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एएस कीवर्ड का उपयोग करके एवरेज कॉलम को नाम दे सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जिस तरीके से उपनाम अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो वो भी हम इस एग्रीगेशन फंक्शन में कर सकते हैं।
तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो स्टाइल है एग्रीगेशन फंक्शन को लिखने का, वो इस तरीके से है। हमको पुनः सेलेक्ट एसक्यूएल कमांड जो क्वेरी है उसका कीवर्ड को लिखना पड़ेगा। उसके बाद एवीजी जो कि एग्रीगेशन फंक्शन है उसका नाम देना होगा। फिर उसके बाद उस कॉलम नाम देना पड़ेगा जिसके मान को हम औसत के रूप में निकालना चाहते हैं। और उसके बाद जो भी हमारा उपनाम है जो हम लिखना चाहते हैं उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में, ये अलग अलग हो सकता है अलग अलग डेटाबेस में एसक्यूएल कमांड के माध्यम से, लेकिन हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग किया है और हम चाहते हैं वो उपनाम जो है एवरेज प्राइस के रूप में प्रदर्शित हो, जो कि हमारा जो प्राइस जो कॉलम है वो प्रोडक्ट नाम के एक टेबल में परिभाषित किया गया है। तो हमारा रिजल्ट जो है कुछ इस तरीके से प्रदर्शित होगा। जो हमारा रिजल्ट है आप देख सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरी को रन करने के पश्चात जो हमें रिजल्ट मिला है वो है, नीचे आप देख सकते हैं उपनाम के रूप में एवरेज प्राइस। ये हमारा एक उपनाम जिसका उपयोग हमने इस क्वेरी के माध्यम से किया है। इस व्याख्यान का अगर हम सारांश की बात करें तो महत्वपूर्ण रूप से हमने देखा कि सॉर्टिंग और डेटा एग्रीगेशन के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारी हासिल किया, जिसके माध्यम से हम डेटा को कैसे अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद उस डेटा को विभिन्न एग्रीगेशन फंक्शन का उपयोग करके उसके परिणाम को हम जमा सकते हैं और उससे एक सारांशित डेटा जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इनका एक जीवन में उपयोगिता के बारे में बात करें या हम इसको रियल लाइफ में कहाँ उपयोग कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे परिस्थितियां निर्भर होती है जीवन में जहाँ पे हम सॉर्टिंग और डेटा एग्रीगेशन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर किसी पाठशाला में या किसी विद्यालय में हम चाहते हैं कि जितने भी छात्राएं उस महाविद्यालय में प्रवेश लिया है और हम ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें एकाएक ज़रूरत पड़ जाता है कि वहाँ से हमको जो सबसे जो होशियार या यूँ कहे जो छात्र जो है पढ़ाई में अच्छे हैं उन बच्चों का परिणाम हमें प्राप्त करना है, तो हम उन डेटाओं का उपयोग इस एग्रीगेशन फंक्शन और सॉर्टिंग टेक्निक के माध्यम से कर सकते हैं जहाँ से हमें वो परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एग्रीगेशन फंक्शन लगा सकते हैं कि सबसे अधिकतम मान किसका है, सबसे अधिकतम जो प्रतिशत किस छात्र छात्रा का है वो हमें मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि उस महाविद्यालय में या उस कक्षा में कितने बच्चे हैं तो उसके डेटा को हम वहाँ पे हम टोटल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि औसत रूप से कितने छात्र छात्राएं जो है उस पर्टिकुलर महाविद्यालय में प्रवेश लिया है तो एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा एग्रीगेशन फंक्शन है। इसके अलावा अगर कोई शोध का विद्यार्थी है तो वो अगर चाहता है कि वो डेटा जो है उसको व्यवस्थित रूप में अरेंज करना चाहता है, जो कि उनको एनालिसिस करने में, अरेंज करने में बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जब डेटाबेस हमारे पास एक कलेक्शन के माध्यम से रहता है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के माध्यम से रहता है तो उस डेटा का उपयोग हम नहीं कर पाते। तो हम अगर विभिन्न प्रकार के सॉर्टिंग टेक्निक्स और डेटा एग्रीगेशन फंक्शन का उपयोग करके हम उसमें से जो हमारे रिसर्च से रिलेटेड डेटा है, जो हमारे काम का डेटा है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस डेटा का हम मैनेजमेंट आसानी से कर सकेंगे। मैनेजमेंट करने के पश्चात हम पुनः ये बता सकते हैं कि जो भी डेटा हमने प्राप्त किया है वो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी वैलिडिटी हम चेक कर सकते हैं, कौन सा डेटा हमारे काम का है और कौन सा डेटा काम का नहीं है। तो इस तरीके से डेटा सॉर्टिंग और डेटा एग्रीगेशन फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि एक फंक्शन है जो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसके बाद हमने एक और चीज़ें इस व्याख्यान में देखा, वो है ऑर्डर्ड बाय और ग्रुप बाय फंक्शन का उपयोग किए हैं हमने। सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड बाय क्लॉज का उपयोग किए। इन ऑर्डर्ड बाय क्लॉज और ग्रुप बाय जो क्लॉज है उसका उपयोग हमने विभिन्न प्रकार के जितने भी एग्रीगेशन फंक्शन उपयोग किया है वहाँ पे हमने इसको उपयोग किया और देखा कि किस तरीके से हम ऑर्डर्ड बाय क्लास का उपयोग करके डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ग्रुप बाय फंक्शन का उपयोग करके हमने अलग तरीके से एसक्यूएल क्वेरी को रन किया। इसके बाद हमने इन दोनों ऑर्डर्ड बाय क्लॉज और ग्रुप बाय क्लॉज को हमने एक साथ किया और उन दोनों का प्रयोग करके हमने डेटा को प्राप्त किया। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम वेयर क्लॉज को उपयोग कर सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे एग्रीगेशन फंक्शन थे उसमें हमने एग्रीगेशन फंक्शन में वेयर क्लॉज लगाया, कंडीशन लगाए, चाहे वो सम हो, चाहे मिनिमम हो, काउंट हो या
एवरेज हो, इन सभी जगह पे हमने वेयर क्लॉज का उपयोग करके उसका परिणाम हमने प्राप्त किया। इसके बाद हमने देखा कि एग्रीगेशन फंक्शन के एक के साथ असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। इसका भी प्रयोग हम एग्रीगेशन फंक्शन में कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा व्याख्यान जो शुरू होगा, अगले व्याख्यान में हम जो विषय शामिल करेंगे उसमें से मुख्य रूप से डेटा सॉर्टिंग और एग्रीगेशन फंक्शन को और विस्तार से समझना, साथ ही साथ उसमें देखना कि और एडवांस्ड फंक्शन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चूँकि अभी हमने मुख्य स्तर पे जो एग्रीगेशन फंक्शन जो उपयोग किया है वो 5 तरीके का था, जो कि सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी एडवांस रूप में एग्रीगेशन फंक्शन होंगे जिनका प्रयोग हम अपने व्याख्यान में करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि एग्रीगेशन फंक्शन से जुड़े महत्वपूर्ण नियम के बारे में हम सीखेंगे। चूँकि जब भी हम कोई एग्रीगेशन फंक्शन उपयोग करते हैं तो उसको उपयोग करने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वो एग्रीगेशन फंक्शन केवल सिंटैक्स के आधार पे काम करता है। तो सिंटैक्स के आधार पे काम करता है तो उस सिंटैक्स को हमें बनाने से पहले हमें इस चीज़ का ज़रूर ज्ञान होना चाहिए कि उसका नियम क्या है, उसके रूल्स और रेगुलेशन कैसे हैं, किस तरीके का डेटा वो एग्रीगेशन फंक्शन एक्सेप्ट करता है और किस तरीके का वो जो डेटा को वो इग्नोर करता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिनके बारे में हम अपने आगामी जो व्याख्यान है उसमें अध्ययन करेंगे और सीखेंगे कि इसके एडवांस रूप कौन से हैं और वो किस तरीके से उसका उपयोग हम लोग अपने डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली पाठ्यक्रम को और अधिक सारगर्भित और जिसको हम आसानी से समझ सके उस तरीके से बनाने के लिए हम इन सभी जो फंक्शन है उसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद।